वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज में हूँ ज़वारिया रहमान और आज मेरे साथ मौजूद है साजिद गोंदल साहब, फेमस यूट्यूबर हैं। सर कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरे चैनल को। सर मुझे बताइएगा कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कुछ दिन से बहुत शोर शराबा है मचा हुआ है और अब ये भी कहा जा रहा है कि चंद ओपोजिशन जमातें जो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो बाकायदा जो है वो मुजाहिरा करेंगी। तो मुझे ये बताइएगा कि इनके भी नाम है, नून लीग का नाम है, पीपल्स पार्टी का नाम है इस केस में, तो क्या इनको खुद इस चीज से खतरा लाहक नहीं हो जाएगा? ये बात आपकी दुरुस्त है। एक्चुअल हुआ ये है कि चूंकि सबसे पहले 2014 के अंदर अकबर एस बाबर जो पीटीआई के बानी अरकान में से हैं, वो जब नाराज हुए और नाराजगी की उनकी बुनियादी वजह ये थी कि पहले इमरान खान भी एक आइडियल सिचुएशन के अंदर थे कि पार्टी के अंदर नीट एंड क्लीन लोग आने चाहिए और इसके जरिए एक हमें मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीली लेकर आनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निजाम हुकूमत है, इसके अंदर मजबूरी है कि आपको विनंग हार्सद चाहिए। और जब वो विनंग हार्सद लेने लगे पार्टीज के अंदर, तो कुछ ऐसे नजरियाती लोग उनसे नाराज हुए और उन्होंने कहा कि ये हमारे बुनियादी उस नजरिए से इनहिराफ है जिस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ वजूद में आई थी। तो उन्होंने बाद अजा एक फॉरेन फंडिंग जो है वो सूट फाइल की इलेक्शन कमीशन के अंदर। और उसके पीछे जहर है, अब जब पार्टी इतने हजारों की तादाद के अंदर डोनर्स को फंडिंग दे रहे होते हैं, तो सबका हिसाब किताब रखना ये बड़ा एक पेचीदा सा मामला होता है। तो चूंकि पीटीआई की जो फैन फॉलोइंग थी वो बैरून मुल्क काफी ओवरसीज पाकिस्तानी पर मुश्तमिल थी, तो अमेरिका से, यूरोपीय ममालिक से, यूके से, हर जगह से उनको फंडिंग आई। अब इस पर मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ एजेंट्स जो है वो हायर किए जाते थे और उनकी ड्यूटीज लगाई जाती थी। जहर है वो बाकायदा उनको भी पे किया जाता है और ये तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी फंडिंग का यही तरीकाकार होता है। अब इस पर जब वो इलेक्शन कमीशन के अंदर गए और इस पर इल्जाम ये लगाया बाद लोगों ने कि शायद इसके पीछे भारतीय और इसराइली लॉबीज ने कुछ फंडिंग की है, तो इस तरह का हथियार जब फजल रहमान जैसे दीन फरोश मुल्ला के पास आता है तो वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। अब इनको आगे किया है नून लीग ने, बेसिकली मरियम और नवाज शरीफ दोनों फजल रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि उनके अपने अंदर इतनी ताकत नहीं है। वो तो करप्शन केसेस उनके इतने हैं, खुद वो बाहर इश्तिहारी बनकर नवाज शरीफ बैठा है, उसके बेटे वहां पर बैठे हुए हैं, कभी कभी वो नमोदार होते हैं। तो अब यहाँ पर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये यकीनन एक पेचीदा मामला है। आइन और कानून की रोशनी के अंदर अगर कुछ ऐसी पेचीदगियां सामने आती हैं जिनको ये डिफेंड ना कर सके, अगरचे अभी जो पीटीआई है उसका ये कहना है कि 40,000 से ज्यादा जो डोनर्स हैं बाकायदा उनके सबूत हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर जो जिस तरह रात को जस्टिस शायक साहब ने फरमाया है कि अगर ये साबित नहीं कर पाते तो पार्टी भी खत्म होगी और ये जो 2018 का इलेक्शन है ये भी नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस बात पर बड़ा हैरान होता हूं कि वो चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट पार्टी जिनका सारा मदार जो है वो करप्शन पर था, उनको उन्होंने भी इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हालांकि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का 4 साल से फॉरेन फंडिंग के जो केसेस हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद है और अभी तक उन्होंने जवाब ही जमा नहीं करवाया। हालांकि ये वो लोग हैं जिनके बाकायदा सबूत इस वक्त भी नैब के पास मौजूद है, एंटी करप्शन के पास मौजूद है कि यहाँ पर मुख्तलिफ ठेकेदारों से ये पैसे लेते थे पार्टी टिकट के नाम पर, फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, बैरून मुल्क मुंतकिल होते थे, फिर वापस वो पाकिस्तान आते थे। तो अब ये जब ये बात करेंगे, एक ऐसे ये हमाम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये सारे नंगे हैं, तो अब ये उल्टा फंस गए हैं बिलावल की पार्टी और नून लीग। अब ये दोनों फंस गए हैं क्योंकि आज जो फर्क हबीब है उन्होंने डिमांड की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि आप ये जो है तमाम रोजाना की बुनियाद पर हमारे केसेस चलाएं। नून लीग पीपल्स पार्टी भी अपना हिसाब दे, हम भी अपना हिसाब देते हैं। तो ये इनकी सारी चालें अभी तक जो भी ये जाल बनाते हैं इमरान खान के लिए, अल्लाह ताला उसको निकाल लेता है और ये खुद फंस जाते हैं। अच्छा सर, बहुत सारे उलमा जो हैं वो बागी हो चुके हैं फजलुर रहमान के अगेंस्ट और काफी तो पहले भी, जैसा कि आपने पहले भी एक दफा हमारे चैनल का जिक्र किया था कि 4 उलमा जो है वो आज छोड़ चुके हैं पार्टी। तो मौलाना के हवाले से आप क्या देख रहे हैं आगे जाके कि कितना खतरा है उनके लिए पर्सनली और उनकी पार्टी के लिए, और अब तक उन पे हाथ क्यों नहीं डाला गया?
असल मामला ये है कि जो फजल रहमान है, चूंकि उनके वालिद मुफ्ती महमूद से, और ये जो जमात है ये तकरीबन 1953 के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो है वो कायम की गई। इससे पहले ये जमीयत उलमा हिंद थी और पूरी इसकी तारीख है। और पहले इसके जो अमीर थे ये मौरूसी नहीं थे, लेकिन जब मौलाना आए हैं तो ये इस जमात को बिल्कुल कब्जा कर गए मुफ्ती महमूद साहब के बाद। अब उस दौरान तमाम लोग, ज़ाहिर एक फितरी अमल है, वो कई मरतबा ऐसे ग्रुप्स इससे पहले भी बने हैं, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम सीन है, इसी तरह एक अब्दुल कादर लूनी साहब है, उनकी जमात है, इसी तरह अभी मोहम्मद खान शहरानी है। तो ये जमातें मुख्तलिफ तकसीम होती रही हैं, लेकिन इसके अंदर फर्क क्यों नहीं पड़ा? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस जमीयत उलमा इस्लाम के जो बाकी ग्रुप थे वो पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव नहीं थे। मौलाना समीउल हक अकोड़ा खटक के अंदर मदारस को अंदर पढ़ाते थे, लेकिन उनके ज़ाहिर आगे तालिबान के कनेक्शन और सारे जहां से अफगानिस्तान के बहुत सारे तालिब इल्म आते थे। तो ये जो फजल रहमान है ये बड़े चालाक और होशियार हैं। ये आपने हिसाब से पूरे आपने तो वो जो है वो फोल्ड करते आए। पहले इन्होंने जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में फतवा दिया कि औरत की हुक्मरानी नाजायज, बाद में जायज हो गई, फिर डीजल परमिट के मामला भी चले, फिर उन्हीं करप्ट चोरों डाकुओं को चोर डाकू कहते रहे। और चूंकि ये पहले एस्टेब्लिशमेंट के बंदे गिने जाते थे और उनके खास नौकरी चाकरी बूट पालच पे लगे हुए थे, पहली मर्तबा जब उन्होंने हाथ उठाया है शायद, जो इस वजह से ये गुस्से में आए। अब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो मदारस हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। आज भी मैंने इस पर वीडियो की है, और उसमें जो वफाकुल मदारस अल अरबी है यानी देवबंद मकतबा फिक्र, इसके मदारस सबसे ज्यादा है और वो 26,000 से ज्यादा मदारस है। और उनमें जो सबसे हावी शख्सियत है जिसका ज्यादा असर रसूख है वो मौलाना फजल रहमान है। अब पहले इसके जो वफाकुल मदारस अल अरबिया थी इसके अंदर सियासत नहीं होती थी, मुख्तलिफ लोग मौजूद थे और वो देखते थे कि ये बंदा ईमानदार है, अच्छा मुंतजिम है, शेखुल हदीस है, इसको जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन अब फजल रहमान जी समझते हैं कि चूंकि मैं MNA बन नहीं सका और वैसे भी 2.5 साल फारग हूं, और अगर 5 साल मजीद इमरान खान की हुकूमत रहती है तो फिर भी मैं अगले 5 साल के लिए भी बेरोजगार हूंगा। तो अब वो समझते हैं कि मुझे एक तो PDM की सदारत मिली है, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी का क्या पता है, वो किसी टाइम भी निकल सकते हैं। तो अब एस्टेब्लिशमेंट अगर मेरे खिलाफ होती है और अवाम वैसे ही मुझसे नफरत करती है, और कल को अगर मेरे खिलाफ ये सारे निकल आते हैं और जिस तरह नैब और एंटी करप्शन के केसेस हैं, मैं तो फंस जाऊंगा। लिहाजा मुझे एक ऐसी ताकत की जरूरत है जो हर वक्त मैं सबको डराता रहूं, और वो मदारस की बेहतरीन ताकत है। अब इन मदरसों के अंदर 1,59,000 तो सिर्फ असातिज़ा है और 26 लाख से ज्यादा जो है वो तादाद है इनकी जो तालिब इल्म है। तो अब वो समझते हैं कि उनकी सदारत बनाई जाए और सदर बन जाऊं मैं तमाम वफाकुल मदारस अल अरबिया का। इस पर जो उलमा है, अकोड़ा खटक हो, जो अहमदुल हक काकानी है, इसी तरह यहाँ पर तैर अशरफी है, और साथ ही जामिया अशरफिया और जामिया फारूकिया, जामिया बनोरिया कराची, तमाम मदारस के जो उलमा है उन्होंने कहा है कि और खत लिखा है वफाकुल मदारस अल अरबिया को कि ये मौलाना साहब जो है ये कल को सारे मदारस को ले डूबेंगे। और अभी हमने बड़ी मुश्किल से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं और यकसा निसाब तालीम का नफाज हो रहा है, तो ये तो सारे मदारस बेच देंगे और जब ये किसी के मुखालफ होंगे तो मदरसे के बच्चों को असातिज़ा को उसी काम पे लगाएंगे। तो ये जो दीन फरोशी है अगर ये इन मदारस के अंदर आ गई तो हुकूमत कल को एक्शन लेगी, कोई भी हुकूमत होगी। पहले बैंक अकाउंट्स के मसले बने हुए हैं, पहले 4th शेड्यूल में उलमा को डाला हुआ है और कई जगह पर फंडिंग का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि फजल रहमान की इस चाल को कामयाब नहीं होना, और सैकड़ों उलमा अब फजल रहमान के खिलाफ मैदान में आ गए। अब देखते हैं कि मजीद चालाक आदमी बड़े हैं किस तरीके से निकलते हैं, ये जरा देखते हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया साजिद गोंदल साहब, काफी अहम मालूमात से आपने हमें आगाह किया और बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त भी दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करूंगी। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज।